राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या RIIT पब्लिक से 6,000 करोड़ रुपीस रेज करना चाहता है, लेकिन इनकी ऑफरिंग किसी एवरेज IPO से अलग है। ये इन्वेस्टर्स को 260 किलोमीटर के 5 ऑपरेशनल हाईवे स्ट्रेचेस से टोल्स कलेक्ट करने का राइट बेच रहे हैं। ये इंडिया का 7th इन्विट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा। सेबी ने इन्हें 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। इस स्पेस का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 to 6 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक ज्यादातर इन्वेस्टर्स पूरी तरह से ये नहीं जानते कि इन्विट्स होते क्या हैं। हमने सोचा हम इस वीडियो में ये थोड़ा क्लियर कर लें। हमने रिसेंटली इंडिया में रोड्स कैसे बनते हैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप इसे भी जरूर देखना। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इन रोड्स को मोनेटाइज करने का तरीका इन्विट्स के थ्रू होता है। बेसिकली इन्विट्स रीट्स जैसे ही होते हैं, इनका भी सेम ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ऑफिस बिल्डिंग्स का ओनरशिप शेयर करने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते हैं और इनसे एसोसिएटेड कैश फ्लो राइट्स सेल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम RIIT के एग्जाम्पल के साथ ये समझेंगे कि इन्विट्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्विट्स होते क्या हैं। इसके बाद हम इन्विट्स का रिस्क स्ट्रक्चर समझेंगे। एंड में हम इन्विट्स को इवैल्यूएट करने का तरीका भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्विट्स होते क्या हैं। एक इन्विट इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करता है और इसे इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स खरीदता है। आप इसे एक म्यूचुअल फंड जैसे मान सकते हो, लेकिन स्टॉक्स खरीदने के पैसों के एक बड़े पूल में कंट्रीब्यूट करने की जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के पैसों के एक बड़े पूल में कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, टेलीकॉम फाइबर एक्सेट्रा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे दूसरे तरीकों से भी बेट ले सकते हो, जैसे आप चाहो तो लार्सन एंड ट्यूब्रो या IRB इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकते हो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप इन कंपनीज के बिजनेसेस पे बेट लेते हो। आप इस बात पे बेट लेते हो कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ये स्क्रैच से एसेट्स बनाएं और कॉस्ट मैनेज कर पाएं और प्रॉफिट्स भी कमा पाएं। लेकिन जब आप किसी इन्विट में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ऑलरेडी कंप्लीट और रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के ओनरशिप का एक हिस्सा खरीदते हो। रोड ऑलरेडी बन चुकी होती है और पावर लाइंस ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। आप बस इन ऑपरेशनल एसेट से टोल्स या टैरिफ्स कलेक्ट करने का राइट खरीदते हो। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ड्रामा नहीं होता, यहाँ एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होता है, एटलीस्ट थ्योरी में। लेकिन आपके पैसे जाते किसके पास हैं? रीट्स की तरह ही इन्विट्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सब के बीच में होता है ट्रस्ट। ये वो लीगल एंटिटी होता है जिसमें आप यूनिट्स खरीदते हो। हमारे केस में ये है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का एक स्पॉन्सर होता है। ये ओरिजिनल डेवलपर होता है जो एसेट बिल्ड करता है और इसे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देता है। RIIT के लिए ये NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसी ने ये रोड्स बनाए और अब ये इन्हें मोनेटाइज करना चाहते हैं ताकि इसके नए प्रोजेक्ट्स के लिए कैश फ्री हो जाए। यही इस पूरे एक्टिविटी का पॉइंट है। NHAI के पर्सपेक्टिव से इन्हें फ्यूचर टोल रेवेन्यूज के बदले आज ही लंप सम चाहिए ताकि ये इस पैसे को और रोड्स बनाने में री इन्वेस्ट कर सकें। इसके लिए NHAI को कई साल वेट करने की अब जरूरत नहीं होगी। लेकिन स्पॉन्सर हाईवेज डायरेक्टली ट्रस्ट को नहीं देता। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट होल्ड करने के लिए ट्रस्ट का स्ट्रक्चर लीगली बहुत मैसी होता है। ये एक फिड्यूशियरी अरेंजमेंट होता है, एक फुल फ्लेज बिजनेस नहीं। और किसी इन्वेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इसके लायबिलिटीज एक ही एंटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होने चाहिए। तो ट्रस्ट हर प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV बनाता है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसे प्रोजेक्ट के अग्रीमेंट्स और टोलिंग राइट्स होल्ड करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है। फाइनेंशियली सारे SPV एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसका खुद का बैलेंस शीट भी होता है, मतलब किसी एक प्रोजेक्ट का लायबिलिटी ओवरफ्लो होकर पूरे ट्रस्ट के ऑपरेशंस को हर्ट नहीं करता। ट्रस्ट का एक ट्रस्टी भी होता है। ये एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है जो यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ट्रस्ट का फाइनेंशियल ब्रेन एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास होता है जो इसके पैसे मैनेज करता है और फ्यूचर एक्विजिशंस प्लान करता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को मेंटेन करता है, जैसे रोड्स के पॉटहोल्स ठीक करना और इनके टोल प्लाजास को ऑपरेट करना। सेबी रेगुलेशंस के अंडर हर 6 महीने इन्वेट्स को अपने नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% यूनिट होल्डर्स में बांट देना होता है। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डेट रीपेमेंट्स के बाद का बचा हुआ कैश होता है। चलिए अब इन्विट्स के रिस्क डिस्कस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में एसेट का टाइप इन्विट्स के रिस्क का मेजॉरिटी डिसाइड करता है। इंडिया में फिलहाल 6 मेजर पब्लिकली लिस्टेड इन्विट्स हैं। इनके 2 टाइप्स हैं, पावर ट्रांसमिशन और रोड्स। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है।
इंडीग्रिड और पावर ग्रिड इनविट जैसे पावर ट्रांसमिशन इनविट्स एक रेगुलेटेड यूटिलिटी जैसे होते हैं। इनके पास ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस के टैरिफ राइट्स होते हैं। इन्हें बस इन लाइंस को ऑपरेशनल रखने के पैसे मिलते हैं। इन पे इकोनॉमी के रिसेशन या बूम में होने का कोई असर नहीं पड़ता। जब तक ग्रिड ऑपरेशनल होता है इन्हें पैसे मिलते रहते हैं। इनके कैश फ्लोज बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं और इनके एसेट्स का लाइफ टाइम भी 35 to 40 ईयर्स का होता है, मतलब काफ़ी लंबा। बहुत कम चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्हें बहुत प्रेफर करते हैं। जैसे इंडीग्रिड के पास 50 ट्रांसमिशन एसेट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर को लॉन्ग टर्म रेगुलेटेड टैरिफ्स मिलते हैं। RIIT जैसे रोड इन्विट्स बहुत अलग होते हैं। यहाँ रेवेन्यू एक्चुअल ट्रैफिक वॉल्यूम और टोल कलेक्शंस पे डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमी स्लो होता है तो ऐसे में कम ट्रक्स चलते हैं, जिससे टोल्स कम हो जाते हैं। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कमर्शियल ट्रैफिक फिर कम होता है और टोल्स फिर से कम हो जाते हैं। अगर पास में ही कोई ऑल्टरनेट रूट खुल जाता है तो कार्स इन रोड्स पे चलने लगते हैं और टोल्स कम हो जाते हैं। रोड्स इकोनॉमिकली सेंसिटिव होते हैं, लेकिन पावर लाइंस के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन रोड इन्विट्स का एक फ़ायदा होता है। पावर इन्विट्स के कंपैरिजन में इनके यील्ड्स हिस्टोरिकली हाई रहे हैं, तो इनके इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अनसर्टेनिटी के लिए ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। इसके ऊपर से हर रोड का इकोनॉमिक्स बहुत अलग होता है। हमने इसे भी नेशनल हाईवेज के दूसरे वीडियो में डिटेल में कवर किया है। RIIT की बात करें तो ये स्पेसिफिकली ऑलरेडी बिल्ट और ऑपरेशनल रोड्स लेता है और इसके फ्यूचर कैश फ्लोज इन्वेस्टर्स को इन्विट फॉर्म में टोल ऑपरेट ट्रांसफर या TOT स्ट्रक्चर में बेच देता है। ये कंस्ट्रक्शन बेट नहीं बल्कि एक मोनेटाइजेशन बेट है। तो ये तो हुए इन्विट्स के डिटेल्स, लेकिन इन्हें इवैल्यूएट कैसे किया जा सकता है? इन्विट्स को इवैल्यूएट करने के लिए आप बेसिकली एक क्वेश्चन पूछते हो, वो रोड्स कितना टोल जनरेट करेंगे और अगले कितने सालों तक। ये टिपिकल स्टॉक से काफ़ी अलग एनालिसिस है। हमने जब RIIT का ऑफर डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेट किया तो हमारा ज़्यादातर समय इसके अंडरलाइंग एसेट्स को स्टडी करने में गया। पांचों रोड्स के लिए कई सालों का ट्रैफिक डेटा था। इसे व्हीकल टाइप्स के बेसिस में डिवाइड भी किया गया था, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल ट्रक्स और पैसेंजर कार्स। इसमें सारे रोड स्ट्रेचेस के टोल कलेक्शन का भी इंफॉर्मेशन था। ये नंबर्स अगले 15 साल के कैश फ्लो में फीड करते हैं। आप भी इन इन्वेस्ट्स को इवैल्यूएट करते समय इन पे ही फोकस करोगे। आफ्टर ऑल ये इन्वेस्टमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई एसेट कैसे अंडरराइट करता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहला है एसेट क्वालिटी। RIIT गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स होल्ड करता है। ये 4 स्टेट्स में लोकेटेड हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये रोड्स इतने बड़े एरिया में फैले हैं कि ये कुछ हद तक डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो नीलबंगला तुमकुर स्ट्रेच पे काफ़ी फोकस करता है। ये स्ट्रेच इसके इनिशियल फाइनेंशियल 27 के टोल रेवेन्यू का 34% जनरेट करेगा। अगर इस स्ट्रेच पे ट्रैफिक किसी भी कारण से वीक होता है, जैसे लोकल इकोनॉमिक स्लो डाउन, कंपीटिंग रोड या ट्रेन लाइन, तो ये पूरे ट्रस्ट को अफेक्ट करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पावर ट्रांसमिशन से काफ़ी अलग है। पावर ट्रांसमिशन लाइंस नेशनल मोनोपोलीज होते हैं। एक ही कॉरिडोर में आप मल्टीपल हाई वोल्टेज लाइंस नहीं बना सकते। वहीं हाईवेज के पास मॉडरेट मोनोपोली पावर होता है। ऐसा आसानी से नहीं होता, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां यूजर्स ऑल्टरनेटिव फ्री रोड्स या रेलवेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई टोल हाइक बहुत ज़्यादा हाई फील होता है या कुछ महीनों तक रोड के यूजर्स को ट्रैफिक में बार बार कंजेशन मिलता है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स RIIT के बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। NHAI ने RIIT को अगले 3 से 5 साल 1500 किलोमीटर का एडिशनल ऑपरेशनल हाईवे ऑफर करने का पाइपलाइन अप्रूव किया है। इससे RIIT को स्केल अप करने का एक क्लियर रोड मैप मिलता है अगर रीजनेबल वैल्यूएशंस पे एक्विजिशंस होते हैं और ट्रस्ट इन्हें फंड करने के लिए कैपिटल रेज कर पाता है। इन्वेट्स को इवैल्यूएट करने का दूसरा मेट्रिक होता है एग्रीमेंट टर्म्स। रीट में लीज टर्म्स कई डेकेड्स के लिए चल सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऐसा नहीं होता। ये हमेशा कैश जनरेट नहीं करते। RIIT के पास 5 स्ट्रेचेस के लिए एक 15 ईयर कंसेशन है, मतलब RIIT इन रोड्स पे इस पीरियड के लिए टोल्स कलेक्ट करेगा। जब ये एक्सपायर होगा तो एसेट्स वापस NHAI के पास चले जाएंगे। इसको ऐसे देखा जा सकता है, हर साल रोड के टोल इनकम का कुछ हिस्सा एग्जॉस्ट हो जाता है। 15 ईयर कंसेशन पे 5 साल में आपके इनकम लाइफ का 33% खत्म हो जाता है। एक 40 ईयर के ट्रांसमिशन एसेट पे 5 साल इसके टोटल इनकम लाइफ टाइम का बस 1/8 होता है। आपके यूनिट्स का वैल्यू RIIT में ज्यादा नोटिसेबली कम होगा। थर्ड और फाइनल मैट्रिक है इनकम स्टेबिलिटी और ग्रोथ। कंसेशन पीरियड में एसेट का कैश जनरेशन पोटेंशियल वैरी करता रहता है। टोल रेवेन्यूज ट्रेडिशनली वॉलेटाइल होते हैं।
फ्यूल प्राइस शॉक्स या मॉनसून डिस्ट्रप्शन जैसे टेम्पररी प्रॉब्लम्स के कारण ट्रैफिक वॉल्यूम्स बदल सकते हैं, जिससे टोल कलेक्शंस भी इम्पैक्ट होते हैं। और ब्रॉडली देखें तो हाईवे का कैश फ्लो पैसेंजर कार्स और कमर्शियल ट्रक्स के एक डाइवर्सिफाइड मिक्स पे डिपेंड करता है। इसके कारण इनविट्स का फ्यूचर रेवेन्यू इंडिया के इकोनॉमी से जुड़ जाता है। यही इसका अपील है। ये इंडिया के ग्रोथ पे एक जनरल बेट है, लेकिन ये इसका वीकनेस भी है। आपके इन्वेस्टमेंट उन चीजों से अफेक्ट होते हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। अगर रिसेशन के कारण रोड के 15 साल से 2 साल कम हो जाते हैं तो उन 2 सालों का रेवेन्यू कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन RIIT के पास एक अजीब स्टेबलाइजर है। इसके पास एक ट्रांजिशनल सपोर्ट एग्रीमेंट है। हर एसेट को अक्वायर करने के पहले 30 मंथ्स के लिए NHAI एग्जिस्टिंग टोल कॉन्ट्रैक्ट्स चलाता रहेगा। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर NHAI रेगुलर फिक्स्ड फी कलेक्ट कर रहा था और डेली ट्रैफिक का रिस्क टोलिंग संभालने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर्स ले रहे थे। अब NHAI की जगह SPV इन फिक्स पेमेंट्स को कलेक्ट करेगा। लेकिन जब ये अग्रीमेंट खत्म होगा तो RIIT पूरा ट्रैफिक रिस्क खुद उठाएगा। मतलब इसका रेवेन्यू 2 तरीकों से बढ़ेगा। पहला, ट्रैफिक वॉल्यूम में नेचुरल इंक्रीज, और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड एनुअल टोल रेट्स में हाइक्स। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके रिटर्न्स इस बात पे बेट कर रहे हैं कि कितने ट्रक्स इस रोड को यूज करते हैं और गवर्नमेंट कितने बार टोल पॉलिसीज, एग्जेम्पशंस या कंपीटिंग रूट्स बदलती है। आपको क्या लगता है, क्या RIIT एक सक्सेसफुल इन्वेट होगा? आप किसी इन्वेट में इन्वेस्ट करने के पहले कौन से मैट्रिक्स चेक करते हो? अपने व्यूज और मेथड्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।